वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है वेव गाइड के बारे में। आपका सेकंड लास्ट मॉड्यूल जो है उसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, प्यार से चीज़ों को समझोगे। बड़ा आसान है, बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंपल वे में कैलकुलेशन करते हुए हम पढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान से समझना। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है दैट इज योर वेव गाइड। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वेव गाइड जो होता है वो भाई होता क्या है। ध्यान से समझना। देखो, हमने सबके पहले बेसिक्स के बारे में पढ़ा, फिर कुछ रूल्स पढ़े, कुछ इक्वेशंस पढ़ी। फाइनल में जब हम पहुंच गए थे तो हम पहुंचे थे मैक्सवेल इक्वेशंस पे। मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ने के बाद में हम लोगों ने जो हमारा बिहेवियर देखा था वो हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें भी एक वर्ड आ रहा है वेव, मतलब वो भी क्या है, एक वेव है। और यहां भी क्या है, वेव गाइड है। मतलब यहां पे एक नया वर्ड जुड़ा है साथ में। क्या जुड़ा है? गाइड। क्या वर्ड जुड़ा है? गाइड। अब देखो, जैसे हम किसी हिस्टोरिकल पैलेस पे जाते हैं, बिल्कुल सही है ना, तो वहाँ बहुत सारे क्या खड़े हुए होते हैं? गाइड खड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमको हायर करो, और हायर करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, उस हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे रानियाँ रहती थी, यहाँ पे राजा बैठते थे, यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे ये होता था। सही बात है। तो वो क्या करता है, वो गाइड करता है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करना है कि हमें क्या क्या चीज को देखना है और किस किस तरीके से देखना है। तो वो होता है एक गाइड करना। अब ये वेव को गाइड कर रहा है। अब वेव क्या करती है भाई? वेव तो ट्रेवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ऐसा कोई फिनोमिना, ऐसा कोई बिहेवियर जो वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब वेव प्रोपोगेट करती है तो प्रोपोगेशन के लिए जो गाइड करे वो होता है वेव गाइड। समझ में आ गया क्या होता है वेव गाइड? अब देखो, पहले वेव गाइड के बारे में शुरू करने से पहले या इनके बारे में थोड़ा बहुत जानने से पहले कुछ बेसिक्स चीजें जानते हैं जो अच्छे से आप लोगों को पूरी क्लियरिफिकेशन होनी चाहिए। समझिए, देखो बेटा, हमने, अगर मैं आपके लिए बात करूं वेव गाइड के लिए बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा वेव गाइड के बारे में बात करते हैं, तो देखो, तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, अगर इसके मैं बारे में बात करूं तो ये तीन तरह की होती है। अब कौन कौन सी होती है समझिए। एक इसका होता है TEM मोड, जानते हो आप, ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये वेव जो होती है, ये वेव होती है ट्रांसमिशन लाइन की। किसकी वेव होती है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन की वेव होती है। ये जो वेव होती है ना, इसको हम बोलते हैं अनगाइडेड वेव। क्या बोलते हैं इसको हम? अनगाइडेड वेव। मतलब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी को गाइड कर रहा है। मतलब इसमें देखो, वेव में हमारे पास में दो फील्ड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर दो इंसान है, दोनों को बराबर बराबर की नॉलेज है, दोनों का बराबर बराबर की पावर है दोनों के पास में, तो क्या वो दोनों एक दूसरे को गाइड करेंगे? क्या भाई, जो उसको पता है वही उसको पता है। सही बात है। तो क्या वो एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा अरे बेटा ये तो मेरे को पहले से पता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक को बताएगा तो बोलेगा अरे बेटा ये तो मुझे पहले से पता है, मुझे मत बताओ, जितना तुम्हें नॉलेज है उतना ही मुझे नॉलेज है। परफेक्ट है। तो दैट्स व्हाई दिस गाइड इज अनगाइडेड वेव। अब अगर मैं बात करूं कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो फिर वेव आगे जाएगी तो कैसे जाएगी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो तो कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। सही बात है कि नहीं है? ओके। और अगर मान लो यहां पे बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाए, एक और आती है हाइब्रिड वेव और आती है। ये जो तीन तरह की वेव होती है, ये तीनों तरह की वेव जो होती है वो कैसी होती है बेटा? गाइडेड वेव होती है। कैसी होती है? गाइडेड। अब आप इसमें मत जाना कि सर इसका क्या फिनोमिना होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। तो हम आगे चल रहे हैं, एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में देखा हो तो जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सारी इक्वेशंस डिराइव की थी, तो वो सब कुछ इसके लिए था, फर्स्ट के लिए, दैट इज अनगाइडेड। वहां हमने गाइडेंस की कोई बात नहीं की थी।
अब हम पढ़ने वाले हैं ये तीनों फिनोमिना। तो यहां हम बात करेंगे किसकी, गाइड की। तो एक एक को पिक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इनकी शुरुआत करने से पहले कि भाई हम यहां पहुंचे, उसके पहले हम ऐसा बिल्डअप क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा बेस क्रिएट कर लेते हैं कि ये हमको फिर छछुंदर लगे, ऐसा लगे अरे ये क्या है हो गया, ये क्या है हो गया, ये क्या है हो गया। क्लियर है? ओके। तो वेव की शुरुआत करने जा रहे हैं भाई, गाइडेड हो या अनगाइडेड हो। ये समझ में आ गया कि वेव कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है गाइडेड वेव, एक होती है अनगाइडेड वेव। गाइडेड वेव कौन सी होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होती है, और गाइडेड कौन सी होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन के अलावा फ्लो होती है। अब ट्रांसमिशन लाइन के अलावा क्या बच गया, सोचो, टेलीफोन। आप बात करते हो तो केबल नहीं होती, उसमें वेव का फ्लो होता है कि नहीं होता है? अरे भाई आप बात करते हो, पुराने टाइम में वो होता था, उससे क्या होता है, वेव भी तो होती है बेटा उसमें। अरे होती है कि नहीं होती है? तो वो सारी जो वेव्स होती है वो होती है गाइडेड वेव। अब देखो कैसे फिनोमिना होता है, और ध्यान से समझना, देखो समझना। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो हमारे पास में दो वेव है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है हमारे पास में कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों चीजों को प्यार से और ध्यान से समझते हुए चलते हैं। देखो तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों में आपको क्या बता देता हूं, डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो चीज हम पहले से जानते हैं है ना, उससे ये किस तरीके से अलग है ये थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। समझो, एक तरफ लिखना आप लोग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और एक तरफ लिखना आप लोग वेव गाइड। ये वेव गाइड लिखा हुआ ही है, इधर मैं लिख देता हूं ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है, समझना चीजों को ध्यान से। डिफरेंस नंबर 1, सबके पहले एक एक पॉइंट करके लिखना शुरू करना। डिफरेंस नंबर 1, भाई ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है सर, ट्रांसमिशन लाइन में एक वायर हो सकता है, सही बात है, एक और वायर हो सकता है, सही बात है, एक से ज्यादा वायर हो सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, परफेक्ट है या नहीं है? ओके। और उनमें क्या होती है, करंट जाता है, वोल्टेज जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जाता है, या यू कैन से योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। परफेक्ट है। तो इसका प्रोपोगेशन कहां होता है, तो इट कंटेन, सारा लिखना, इट्स कंटेन वन और टू कंडक्टर by separating एयर का मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम। समझ में आई बात? एक एक चीजों को लिखते हुए चलना बहुत कंपलसरी है, ये ध्यान से समझना। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है सर, एक वायर होता है या एक से ज्यादा वायर होते हैं, और उनके बीच में क्या होती है, हवा होती है, और इसमें होते हुए क्या प्रोपोगेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि कौन सी होती है, अनगाइडेड वेव होती है। समझ में आ गया? सेकंड चीज, इसकी जो वेव होती है वो कैसी होती है, अनगाइडेड होती है। ओके, मतलब इसमें कौन सी वेव होती है, ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स है ये, ध्यान समझना, ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसवर्स। ओके, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स। ओके, कंफ्यूज मत होना, इट्स ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट मींस इट्स ए अनगाइडेड वेव। अब इसमें समझो, इसमें क्या कहानी है, पॉइंट नंबर 1, ये फ्लो होती है थ्रू दी कंडक्टर्स, ये कंडक्टर में होते हुए फ्लो होती है। ओके, जबकि वेव गाइड जो होती है, जो आपकी वेव गाइड की जो वेव फ्लो होती है, इस वेव के फ्लो होने के कुछ रूल्स है। कैसे कैसे? ओके, तो ये फ्लो होती है कैसे, ये इट्स हैविंग टू टाइप्स। ओके, इसके दो तरह के होते हैं ये। अब कौन कौन सी होती है समझिए। एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक, ओके, या इंसुलेटिंग भी बोल सकते हो। ओके, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जिसमें होते हुए फ्लो होती है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कंडक्टिंग। अब देखो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना। देखो इसमें दो तरह का फ्लो होता है, मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पे किसकी, वायर की। समझिए किसमें होते हुए फ्लो होना है, ये फ्लो होता है एक नॉर्मल कंडक्टर, जो कि आप जानते हो कौन सा कंडक्टर होता है, ACSR कंडक्टर होता है। जानते हो या नहीं जानते हो? क्लियर है ना? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स में होता हुआ फ्लो होता है ये। जबकि इसको जब ये फ्लो होता है, जैसे आप लोगों ने अगर केबल देखी हो टेलीफोन वाली, तो वो अलग होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। इसमें दो तरह के होते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है, एक कंडक्टिंग होता है। कैसा होता है? कंडक्टिंग होता है। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो PEC पाइप का,
सुना है या नहीं सुना है? पीईसी पाइप का सुना है कि नहीं सुना है? देखो दोनों क्या क्या होते हैं समझिए। अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग की, किसकी बात करूं बेटा? कंडक्टिंग की। तो सर ये कैसा होता है? अब समझना ध्यान से कैसा होता है। देखो मान लो पहली बात तो कंडक्टिंग और आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये दोनों ही दो दो तरह के हो सकते हैं। जैसे मैं एक चार्ट बनाता हूं पहले, ठीक है? इस पॉइंट को लिखने से पहले यहां पे एक चार्ट और बना लेना आप लोग। कैसे बनाओगे समझो। सपोज दैट ये है आपकी वेव गाइड, ओके? इसको मैंने दो पोर्शन में तोड़ दिया। ये दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? एक कंडक्टिंग वाली, एक कंडक्टिंग पाइप हो सकती है जिसको बोलते हैं पीईसी पाइप, ओके? एक हो सकता है आपका डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना? ओके, इनके भी दो दो तरह के प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो समझिए। पहला ये रेक्टेंगुलर हो सकती है, ओके? एंड दूसरा ये एक पाइप हो सकता है। पाइप जैसे कैसे होता है? पाइप होता है एक सिलेंड्रिकल होता है ना, ओके? एक गोला होता है, तो एक ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है, ठीक है बेटा? ये रेक्टेंगुलर हो सकती है और ये सिलेंड्रिकल हो सकती है। मतलब इनका जो शेप है जिसमें होते हुए फ्लो होती है, उस वायर का जो शेप होता है वो आपका गोल भी हो सकता है लाइक सिलेंड्रिकल एक वायर की तरह, या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ओके? रेक्टेंगुलर को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे भी आगे जाके। उसका रीजन ये है कि आपके सिलेबस में है बेटा रेक्टेंगुलर वेव गाइड, है या नहीं है? बिल्कुल है ना? हाँ, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो वो यहीं से उठ के आएगा। देखो तो रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी शेप भी हो सकता है। अब आप एक बात को थोड़ा प्यार से और ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक वेव होती है वो प्रोपोगेट किस तरीके से होती है ये समझना बहुत कंपलसरी है। देखो आप लोगों ने 11th 12th में बचपन में ऐसी चीजें पढ़ी होगी कि सर ये जो वायर्स होते हैं ना, जैसे टेलीफोन के वायर होते हैं, आप बोलते हो हेलो और बहुत दूर, इतनी तेज बहुत दूरी होती है, वहां पे तुरंत वो सुन लेता है कि हेलो। मतलब आपका सिग्नल विद इन ए सेकेंड कितनी दूर पहुंच जाता है। सही बात है कि नहीं है? मतलब इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है सर। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है समझिए। आप लोगों ने अगर कभी फिजिक्स पढ़ी हो, देखो मैं चीजें कहां से कहां, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझो। आप लोगों ने अगर कभी फिजिक्स पढ़ी हो तो फिजिक्स में एक टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन वगैरह, जहां पे आप लोग पढ़ते हो, है ना, कि किसी वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है, वापस आ रही है, जा रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बिल्कुल सही है। वहां पे एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट आता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो एक टॉपिक आता है वहां पे, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन। सुना है नहीं सुना है? ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। सोचो कि यहां पे पानी भरा हुआ है, सपोज दैट इधर से ये इधर जा रहा है, तो वो होता है ना कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओके। और अगर ये वाला एंगल जो है, जो इनकमिंग होता है, ये जो होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, अगर इस इनकमिंग को आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये इसके अंदर ही क्या होना शुरू कर जाती है, रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देती है, और उसको हम बोलते थे क्रिटिकल एंगल। क्या आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कभी? क्या आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है? 11th 12th में फिजिक्स में जरूर पढ़ी होगी। क्या ऐसा पढ़ा था कि इंटरनल क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझना। देखो मान लो मैंने बोला, भाई मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये दो तरह के हैं, एक कंडक्टिंग हो सकता है, ओके, और दूसरा मैं बोल सकता हूं कि ये डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। तो सर इसमें से वेव जाती कैसे है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिए, सपोज दैट एक को उठा लेते हैं, मान लो ये कंडक्टिंग है, ठीक है, तो कंडक्टिंग होता है, ये होता कैसा है समझो। ये कंडक्टिंग होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है बेटा, जैसे मान लो ये एक क्या है, पाइप है, समझना, ये एक क्या है, मान लो पाइप है, ये इस तरीके से पाइप है, ये इन्फिनिटी लॉन्ग होता है ना, बहुत दूर तक जा रहा है, वायर है। तो इसका जो ये आउटर सरफेस जो होता है, ये वाला जो आउटर सरफेस है जो मैंने रेड पेन से बनाया है, ये आउटर सरफेस इसका कैसा होता है, कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग का मतलब समझ गया ना? कंडक्टिंग का मतलब जिसका सिग्मा अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा, है ना, कंडक्टर है, बहुत गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, ओके। और इसके अंदर जो होता है, ये जो अंदर वाला स्लेब होता है, इस स्लेब में भरा रहता है डाइलेक्ट्रिक। क्या भरा रहता है? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझते हो ना, इंसुलेटर।
ओके, अब इसमें क्या करना है, वेव को आगे भेजना है। वेव कैसे जाती है, यूं यूं यूं। तो वेव पता है कैसे ट्रेवल करती है, इसमें देखो, वेव मान लो इधर से एंटर हुई यूं, तो इसको इतने एंगल पे भेजा जाता है ताकि ये इससे इस बाउंड्री से परफेक्टली तरीके से क्या हो सके, इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो सके। पर्टिकुलर एंगल पे जाके गिरेगी, यहां से यूं रिफ्लेक्ट होगी, यहां जाएगी, यहां से यूं रिफ्लेक्ट होगी, और ये इस तरीके से क्या करती है, ट्रेवल करती है। समझ में आ गई कहानी? ओके, तो ये रेड पेन से मैंने दिखाया है, ये है आपका कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है बेटा। और इसके अंदर जो भरा हुआ होता है वो क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक होता है, इंसुलेटर होता है। तो इसके अंदर जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर करता है तो वो एंटर इस तरीके से करता है कि यूं जाता है, जाके फिर ये कंडक्टिंग सरफेस होता है, कंडक्टिंग सरफेस से वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करके वापस इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से ये क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो समझ में आई चीजें कि गाइडेड में कैसे ट्रेवल करेगा, इस तरीके से ट्रेवल करेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंडक्टिंग पाइप की। मतलब यहां पे हुआ क्या सर, यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ। अब रिफ्लेक्शन कब होता है बताओ आप, रिफ्लेक्शन कब होता है, सोचो भाई। हमने बचपन में क्या पढ़ा था कि सर अगर मान लो प्रकाश की कोई किरण है, सोचो हर चीज ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड होती है। प्रकाश की किरण भी क्या होती है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही तो एग्जांपल है, वो भी एक क्या है, वेव है। ओके, तो आप लोग क्या ऐसा नहीं पढ़ते कि मान लो यहां पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और आप क्या बोलते थे वहां पे कि प्रकाश की किरण अगर यहां से यूं आई तो ये क्या है, सरफेस है, इसके बाहर क्या है, हवा है, अंदर क्या है, पानी है। मतलब सर ऐसा कोई मीडियम होना चाहिए, ऐसी कोई बाउंड्री होनी चाहिए जिसके एक तरफ परमेबिलिटी अलग, मतलब मीडियम अलग होना चाहिए, और दूसरी तरफ मीडियम अलग होना चाहिए। सेम मीडियम में कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, पता है ना ये बात। सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है क्या, नहीं होता है। बाउंड्री पॉइंट से होता है, जहां पे क्या हो रहा हो, मटेरियल चेंज हो रहा हो, मीडियम चेंज हो रहा हो। अगर ये यहां पे चेंज होगा तो सर फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ये बात परफेक्ट है। तो अगर मान लो ये ऐसा है और ये थोड़ा सा विरल है, तो ये इस तरीके से अभिलंब से क्या हटेगा, दूर हट जाता है। ओके, और अगर ये परफेक्ट कंडक्टिंग है तो आप जानते हो, जैसे आपका देखो इस मीडियम के ऊपर ना एक चीज और बनाई जाती है, आप जानते हो ना, चाय वगैरह की केतली है ना, उसमें भी, चाय में भी तो उष्मा की किरणें होती है, वो जाके केतली को क्या बनाया जाता है, परफेक्ट कंडक्टिंग बनाया जाता है, स्टील की होती है वो, सही बात है। तो उससे टकरा के वापस क्या होता है, उसमें भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस वजह से चाय आपकी ठंडी नहीं होती है, समझ में आई बात। इस वजह से चाय आपकी ठंडी नहीं होती है, गर्म की गर्म ही रहती है। ओके, तो यहां पे किसका प्रॉपर्टी आई, रिफ्लेक्शन। सर रिफ्लेक्शन होना कंपलसरी है, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो हमारा काम नहीं बनेगा। परफेक्ट है। चलो भाई, यहां तो एक बात मान ली मैंने कि सर यहां तो कंडक्टर था सरफेस पे, एकदम खतरनाक। पीईसी पाइप में आप जानते हैं स्टील होता है बाहर की तरफ, तो वो तो परफेक्ट क्या करा देगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन करा देगा। लेकिन कहानी यहां कैसी बनेगी ये बताओ आप। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब आपने तो बोल दिया, मैंने ये बोल दिया कि सपोज दैट ये एक आपका क्या है, पाइप है, सपोज दैट ये आपका पाइप है। आप बोल रहे हो कि ये पूरा का पूरा डाइइलेक्ट्रिक है, मतलब इसमें बाहर कोई कंडक्टिंग एरिया भी नहीं है, तो फिर क्या कहानी होगी। फिर अगर मान लो आप यहां से, इसमें क्या करोगे, किरण को भेजोगे इस तरीके से, तो इस सरफेस पे जाके रिफ्लेक्शन तो होगी। लेकिन सर डाइइलेक्ट्रिक और एयर में ना इतना ज्यादा वेव का डिफरेंस नहीं होता है, परफेक्ट कंडक्टिंग तो है नहीं कि पूरे के पूरे को अंदर ऑब्जर्व करा दे। हाँ ये बात सही है कि यहां से जब यहां जाएगी तो इतना ज्यादा क्या कर जाएगी, दूर हट जाएगी अभिलंब से, ये बात तो सही है। लेकिन ये परफेक्टली अंदर आएगी या नहीं आएगी। मैं तो ये चाहता हूं कि इसका कोई भी कण बाहर ना जा पाए, मैं चाहता हूं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो अच्छे से। तो पता है उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक काम किया जाता है। क्या किया जाता है कि जब एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को बनाया जाता है, जब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम वाली प्रोपोगेटिंग बिहेवियर बनाया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, लेयर्स क्रिएट की जाती है। ऐसे एक लेयर बना दी, 2 लेयर बना दी, 3 लेयर बना दी, ऐसे गोले गोले में, ठीक है। जैसे एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, समझ में आया। तो जैसे यहां से लेके यहां तक इस बीच वाले में अलग मटेरियल भरा हुआ होगा, ठीक है। अगर इससे ऊपर की मैं बात करूं तो इस वाले रीजन में अलग मटेरियल होगा, ठीक है। एक परफेक्ट डायग्राम बना लेते हैं। ओके देखो, ऐसे लग रहा है जैसे रफ का बनाया हुआ है,
ठीक है, तो एक परफेक्ट बना लेते हैं, चेकआउट करो। लाइक दैट्स योर स्लैब, इट्स लुकिंग लाइक दिस ओके, और ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, आगे तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सपोज दैट ये एक बना दिया मैंने सबके पहले वन टाइप ऑफ मटेरियल, इट्स रेड मार्क, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद मैंने ये एक और बना दिया, इट्स लुकिंग लाइक दिस, यहां से यहां तक मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इसमें भर दिए, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक ऊपर वाले स्लैब में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल भर दिया। अब बनानी कैसी है बेटा, डाइलेक्ट्रिक बनानी है, मतलब ये जितने भी मटेरियल भरे हुए होंगे सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक होने चाहिए, इंसुलेटर ही होने चाहिए। लेकिन आप जानते हो मटेरियल्स जो होते हैं इनकी परमेबिलिटी होती है, इनकी परमिटिविटी होती है कि नहीं होती है भाई। जैसे मान लो एक कागज है, कागज भी है तो इंसुलेटर, एक रबर है, रबर भी है तो एक इंसुलेटर, क्या दोनों की कैपेबिलिटी सेम है क्या? नहीं सर, अलग अलग है। कागज की बहुत स्ट्रांग है, रबर की उससे थोड़ी कम है, सही बात है ना। तो हर एक मटेरियल की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्लैब क्यों दिए जाते हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं कि अगर मान लो वेव ने यहां से अंदर एंट्री मारी यूं, तो सबसे पहले ये वाला रीजन आएगा, ये इसको क्या करेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा मान लो, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर दूसरा वाला आएगा वो और रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट रिफ्लेक्शन यहीं से हो जाता है, फिर और ऊपर आएगी तो ये उसको और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और ये परफेक्टली तरीके से इंटरनली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो कोई भी वेव बाहर नहीं जा पाए, पूरी की पूरी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, उस वजह से इसका तो फिक्स है। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डिफरेंट परमेबिलिटी के डाई इलेक्ट्रिक मीडियम्स के स्लैब भरे जाते हैं ताकि वेव कभी भी बाहर ना जा पाए। ओके, ये थोड़ा आप लोगों के लिए एडिशनल हो गया, लेकिन रिमेंबर इट, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इनको नोट्स में आप अलग से थोड़ा सा बना लेना, माइंड में होना चाहिए। ओके, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं थी कि कंडक्टिंग होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, उतने में आपको एंट्री मारने की जरूरत नहीं थी, बट बताया है तो माइंड में रखना। क्लियर है, याद रहेगा पूरा। आगे चले, अलग से लिख लेना नोट्स में अच्छे से। अब चलो आगे, ठीक है। तो भाई पॉइंट नंबर 1, इसमें होते हैं कंडक्टर और इसमें होते हैं या तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा या कंडक्टिंग पाइप होगा कोई। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूं। देखिए बेटा, सेकंड क्या लिखा हुआ है वहां पे, ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या लिखा हुआ है, चेकआउट करो क्या लिखा हुआ है, इट्स अनगाइडेड। तो यहां तो सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, सर इट्स अ गाइडेड। ओके, लाइक कौन कौन से मोड हो सकते हैं, टीई हो सकता है, टीएम हो सकता है। आपके सिलेबस में 2 ही दिए हुए हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकल और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, 2 ही दिए हुए हैं। बाकी एक और होता है, दैट इज कॉल्ड योर हाइब्रिड, ठीक है ना। 3 होते हैं वैसे, कौन कौन से होते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और एक होता है आपका हाइब्रिड। 3 तरह के होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 इंक्लूड है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकल और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, दोनों ही पढ़ेंगे तसल्ली से, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और चीजों को समझिए, देखो हाँ भाई, ट्रांसमिशन लाइन में और क्या होता है, पॉइंट नंबर 3, सर ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं इंडिया की बात करूं ना तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ज्यादा से ज्यादा आप अमेरिका की बात कर लो, 60 हर्ट्ज। 50, 60, 70 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सही बात है। मतलब इसमें हैविंग लो फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक टेलीफोन की तो उसकी फ्रीक्वेंसी किसमें होती है, मेगाहर्ट्ज में। किसमें होती है बेटा, मेगाहर्ट्ज में। ओके, तो इट्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी, इट्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा, सर हाई फ्रीक्वेंसी तो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स हैविंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हैविंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो चीजें ना थोड़ी सी क्लियर कर लो माइंड में, सर इसमें हाई क्यों चाहिए, इसमें लो क्यों चाहिए, आगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर,
है? ऑल पास फिल्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो वहां पे जब आप पढ़ते हो जैसे हाई पास फिल्टर, तो आप क्या बोलते हो कि हाई पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मान लो आपने बोल दिया कि 100 हर्ट्ज, कि सर 100 हर्ट्ज इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को ये जाने देगा, बाकी कम वाली फ्रीक्वेंसी को ये नहीं जाने देगा। यही रीजन होता है कुछ, सही बात है। तो ऐसा ही कुछ यहां पे है, ये हमेशा हाई फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, आगे प्रोपोगेट करता है, भेजता है। ये हमेशा किस पे बात करता है, लो फ्रीक्वेंसी पे बात करता है। अब आप बोलोगे सर वेव तो यहां भी है, वेव यहां भी है, फिर यहां पे हम लो फ्रीक्वेंसी क्यों भेजते हैं, यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं भेज सकते? ओके, तो देखो मैं इनको थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, ठीक है, तो पूरा यूज कर लेते हैं बोर्ड को अच्छे से। ओके, तो बताओ जरा, आइडिया लगाओ कि सर अगर मैं बात अगर ऐसी ही चल रही है, भाई अगर बात ऐसी ही चल रही है, तो जरा हमें ये चीज तो क्लियरिफाई करो कि ट्रांसमिशन लाइन में, ये है आपका ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड में इधर लिख देता हूं। ओके बेटा, तो ये बताओ कि ट्रांसमिशन लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती है? 3 हो गए थे कि 4 हो गए थे? तो बेटा ध्यान से समझो, ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप लोगों ने देखा हो तो ट्रांसमिशन लाइन में आता है कोरोना इफेक्ट, ट्रांसमिशन लाइन में आता है स्किन इफेक्ट। जानते हो कि नहीं जानते हो? कोरोना के लॉस, स्किन के लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, जानते हो? तो जैसे जैसे ये सारे के सारे जो लॉस होते हैं, ये जितने भी ज्यादा लॉस होते हैं, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आप जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हाई होती है, स्किन इफेक्ट उतना ही ज्यादा हाई होता है, कोरोना उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर एक ट्रांसमिशन लाइन में अगर हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर ट्रेवल कराया गया, तो वो सिस्टम में बहुत ज्यादा लॉसेज क्या करेगा, क्रिएट करेगा। क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती है, तो इसका आप रीजन लिखिए। हो तो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, हो सकती है, बट वो लॉसेज इतना बढ़ा देगा कि आपके लोड तक तो पावर पहुंचेगी ही नहीं। समझ में आ गई बात? लोड तक तो पावर पहुंचेगी ही नहीं। तो इसमें क्या लिखोगे आप ट्रांसमिशन लाइन का? ओके, कि द हाई फ्रीक्वेंसी फॉर टीईएम मोड, ट्रांसमिशन लाइन में यही होता है, टीईएम मोड हैविंग हाई लॉसेज। अब लॉसेज कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, इट्स स्किन इफेक्ट, ओके बेटा, कोरोना लॉस, और यू कैन सी ओवर डाइलेक्ट्रिक लॉस। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये सारे लॉसेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। किसमें? ट्रांसमिशन लाइन में, अगर फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई हुई तो, ठीक है। और इसका इसमें बहुत फायदा है, इसमें उल्टा है। क्या है? फॉर लो फ्रीक्वेंसी, अगर इसमें मैं बात करूं तो फॉर लो फ्रीक्वेंसी इट्स हैविंग, ठीक है, ये थोड़ा आपको बाद में समझ में आएगा, इट्स हैविंग अटेन्यूएशन। क्या होता है? देखो, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा प्रोपोगेटिंग वेव में, प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा पढ़ा था। क्या होता था? दैट इज ओवर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है ना। तो ये जो अल्फा होता है ये दिखाता है किसको बेटा? अटेन्यूएशन को। बीटा जो होता है ये किसको दिखाता है? फेज कांस्टेंट होता है ये। बताओ जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या होता है फेज कांस्टेंट? ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि लो फ्रीक्वेंसी पे आपका अल्फा जो होता है ये हाईली वर्क करता है वेवगाइड के लिए, और हाई फ्रीक्वेंसी पे गामा का बिहेवियर एज ए बीटा होता है। आप जानते हो कि अल्फा जो होता है ये सिस्टम में किसको दिखाता है? लॉसेज को दिखाता है। परफेक्ट है। और बीटा जो होता है ये आपके किसको दिखाता है? ट्रेवलिंग को दिखाता है, ठीक है, ये यू कैन से और प्रोपोगेशन को दिखाता है। मैं जो भी चीजें लिखता हूं ना यहां पे, उनको आप लिख लिया करो अपने हिसाब से पूरा प्रॉपर विद नोट्स, ठीक है ना, लिखा करो इन चीजों को। आप सुनो, फॉर ए लो फ्रीक्वेंसी इट्स हैविंग अटेन्यूएशन या इट्स हैविंग लॉसेज, ठीक है। इसलिए लो फ्रीक्वेंसी पे वेवगाइड को कभी भी यूज में नहीं लिया जाता है। अब ये तो आपके माइंड में क्लियर होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ये लॉसेज होते हैं, परफेक्ट है। ये अभी तक माइंड में क्लियर नहीं है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे इसमें लॉस क्यों हो रहा है। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे, ये तो पढ़ ही रहे ना बेटा, अभी आगे आने वाला है, सही बात है।
तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पे इतनी डिटेल जरूर लिख लेना कि लो फ्रीक्वेंसी पे इसमें अटेन्यूएशन वाला ज्यादा बेटर करता है, फेज कांस्टेंट वाला कम मैटर करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये लीड करता है, ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 हो जाती है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कैपेबिलिटी फॉर कैरिंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड इट्स कैपेबिलिटी फॉर हैविंग लो फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की हाई होती है, पावर क्या होता है? पावर इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज है तो मतलब वो एक हाई पावर को, एक मेजर पावर को क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। देखो, जैसे अगर आप लोग, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा, ठीक है ना। आप लोग जैसे एक्सरे वगैरह करवाने जाते हो ना, तो जब एक्सरे करवाते हो, आप जानते हो एक्सरे की किरणों में कितनी ज्यादा हाई पावर होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, सही बात है। तो उनके पास में पावर भी बहुत ज्यादा हाई होती है, वो आपकी मांसपेशियों से गुजरती हुई आपकी हड्डियों का स्कैन कर लेती है। समझ में आई बात? हड्डियों के क्रैक तक को बता देती है। मतलब उनके पास जो पावर की कैपेबिलिटी होती है ना बेटा, अगर कोई भी वेव है वो जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर सकता है, उसके पास में पावर की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी उतनी ही ज्यादा क्या होती है? हाई होती है। ध्यान से समझना, अगर आप इसमें एक हाई पावर को इंस्टेंट हाई पावर को अगर ट्रांसमिट करते हो तो आप जानते हो लॉस बहुत ज्यादा होता है। आप जानते हो ना कि अगर मान लो, देखो हमने क्या पढ़ा था ट्रांसमिशन लाइन में, एक जनरेटिंग एंड है, एक आपका कंज्यूमर वाला एंड है। अगर लोड बहुत ज्यादा बढ़ता है और ट्रांसमिशन लाइन में हाई पावर अगर क्या करती है? ट्रेवल करती है, तो लॉसेज क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। सही बात है। तो इस वजह से ये जो होता है ना, ये आपका पावर देने के तक ही ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पावर के लिए इसमें लॉसेज बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। बट ये हमेशा हाई पावर को ट्रेवल करने के लिए बनाया जाता है। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके, तो इसमें क्या लिखोगे? इट्स यूज्ड। अब ऐसे मत बोलना सर इसमें तो मेगावाट में जाती है पावर, उससे ज्यादा क्या होगी? बेटा इसके कंपैरिजन में इसमें कम होती है, ये इससे भी ज्यादा पावर को ट्रेवल करवाता है। समझ गए? ओके, लिखो, इट्स यूज्ड फॉर ट्रांसफर लो पावर। ओके, और इसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे? इट्स यूज्ड फॉर ट्रांसफर ही लिख लो, ट्रांसफर हाई अमाउंट ऑफ पावर। क्लियर है या नहीं है? इतने क्लासिफिकेशंस ठीक है? ओके, ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर और हमारे गाइडेड वेव का बिहेवियर, ये अनगाइडेड होता है, ये गाइडेड होता है। पॉइंट क्लियर कर लेना, ये 5 ही हुए हैं या पहले मुझे ऐसा लग रहा है 6-7 हो गए होंगे। ओके, तो पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना। अब देखो, अब समझते हैं। अब हम बात करते हैं वेव गाइड की। तो वेव गाइड में भाई हमारे 2 तरह के मोड होते हैं, एक टीई मोड होता है, एक कौन सा होता है? टीएम मोड होता है। तो सबसे पहले तो गाइड वर्ड बाद में आ रहा है, पहले वर्ड कौन सा आ रहा है? वेव आ रहा है ना। तो पहले बात करते हैं वेव के बारे में। वेव में से फिर उसको हम क्या कराएंगे? गाइड कराएंगे। समझ गए? नाम के हिसाब से चलते हैं, पहले वेव है फिर गाइड है। तो पहले वेव की बात कर लेते हैं, फिर किसकी बात करेंगे? गाइड की बात करेंगे। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं। देखो, अब आ जाते हैं वेव गाइड के बारे में। अब थोड़ा शुरू करते हैं कहानी। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि वेव, भाई पहले मैं बात कर रहा हूं वेव के बारे में, तो सबसे पहले यह बताओ कि वेव के बारे में बताया किसने? अरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया किस इंसान ने था? और जिस इंसान ने बताया वो तो बड़ा महान था। क्या नाम था भाई? मैक्सवेल। कौन था? मैक्सवेल। अरे मैक्सवेल ही था ना। अब मैक्सवेल की इक्वेशन ये तो नहीं बोलोगे ना सर बार बार बताओ, बता चुका हूं ना, अच्छे से पता है सबको, ठीक है। तो मैक्सवेल की इक्वेशन से शुरू करते हैं। देखो मैक्सवेल भाई साहब ने क्या क्या बताया था। अब कहानी शुरू है, अब समझते हुए चलना चीजों को। जितना बताया था सब क्लियर है? थोड़ी देर के लिए तसल्ली से शांति से बैठ जाओ, एक एक लाइन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। समझना कंपलसरी है। देखो अच्छे से समझना। मैक्सवेल इक्वेशन क्या बोला था सर? इसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रिलेशन जो था वो डेवलप किया था। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको ये बात पता है। तो क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह का रिलेशन इट्स ओवर माइनस ऑफ dB/dt के बराबर होता है। क्या ये बात बोली थी
बिल्कुल बोली थी। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी रीजन में लिखूं तो d बाई डी टी को हम j ओमेगा लिख सकते हैं, मैं इसको j ऑफ ओमेगा b भी लिख सकता हूं। अगर मैं b जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी की तो मैं इसको और भी क्लासिफाई करके j ओमेगा म्यू h भी लिख सकता हूं। क्या यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कितनी ही बार इक्वेशन को लिखा चुका हूं इसको, मैक्सवेल की है, परफेक्ट है, ओके। चलो थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। सेकेंड थिंग, मैक्सवेल ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इक्वेशन दी थी, बिल्कुल सही बात है, दी थी। क्या बोला था कि डेल क्रॉस बी, सॉरी इट्स एच, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू इट्स योर माइनस ऑफ, सॉरी प्लस ऑफ डी डी बाई डी टी दिया था। अरे डी जानते हो कि क्या जानते हो? इट्स कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ओके। और अगर डी को अगर आप रिप्लेस करो, पहले तो अगर फ्रीक्वेंसी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इट्स योर जे ओमेगा डी। डी क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो इसको अगर आप इंटेंसिटी में कन्वर्ट करोगे तो इट्स जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ मुझे। इट्स डेल क्रॉस एच। कितनी ही बार ये इक्वेशंस हम लोगों ने लिखी है, आप लोग इसको भी अच्छे से जानते हो, इसको भी अच्छे से जानते हो, ठीक है ना? ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखना। अब यहां से हम लोग डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन, वो भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है, ओके। जो चीजें मैं पहले डेवलप करा चुका हूं ना, उनको मैं दोबारा डेवलप नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। वैसे हमारे पास करने को बहुत कुछ है। देखो तो क्या था, अगर मैं वेव इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? वेव इक्वेशन की। क्या होता है बेटा? इट्स डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू सेकंड डेरिवेटिव, ओके, या डायरेक्ट लिख दूं म्यू एप्सिलॉन, ओके। इट्स योर म्यू एप्सिलॉन सेकेंड डेरिवेटिव विद योर टाइम। क्या ये इक्वेशन जानते हो? सेम इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज योर डेल स्क्वायर एच म्यू एप्सिलॉन, इट्स योर एच वेक्टर। क्लियर है दोनों को? ये इक्वेशंस दोनों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? एक ये इक्वेशन थी, एक हमारे पास ये इक्वेशन थी। एक को उठा के काम करेंगे ना तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसी चीज को मान लो अगर मैं लिखता फ्रीक्वेंसी मोड में, किसमें? फ्रीक्वेंसी मोड में, जैसे ये लिखा था हम लोगों ने, तो फ्रीक्वेंसी मोड में हम डी बाई डी टी को क्या लिखते हैं? जे ओमेगा लिखते हैं। यह सेकेंड डेरिवेटिव है तो सेकेंड का कर लेते हैं। दिस इज योर डेल स्क्वायर ई, समझते हुए चलना बेटा, इट्स योर म्यू एप्सिलॉन। ध्यान से बैठ जाओ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मैं लाइन लिख दूं उसके बाद में आपको वो चीज पता ही नहीं चले कि मैंने क्यों लिखी है ना? तो एक एक लाइन को समझ लेना। म्यू एप्सिलॉन डी बाई डी टी, फ्रीक्वेंसी मोड में लिख रहा हूं तो जे ओमेगा, सेकेंड डेरिवेटिव है तो स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा? ई वेक्टर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलो। अगर जे ये आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर करता हो तो क्या बनता है? -1, परफेक्ट है। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई, ये -1 मिला तो माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, परफेक्ट है। इसको उठा के मैं इधर ला रहा हूं, क्या बनेगा? इट्स डेल स्क्वायर ई प्लस इट्स योर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई इक्वल्स टू 0। मैग्नेटिक फील्ड की बनाओगे तो भी एग्जैक्टली सेम ऐसी ही बनेगी। क्या बनेगा? इट्स योर डेल स्क्वायर एच प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एच वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये देखो यहां पे ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, कुछ जाना जाना सा लग रहा है क्या? ओके, एक वेव एक कांस्टेंट करवाया था मैंने, दैट इज कॉल्ड योर के। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले की क्लासों में करवाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर वेव नंबर। किया था सर? वेव नंबर क्या होता है? के क्या होता है? क्या होता है बेटा? के क्या होता है? इट्स ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन।
सोचो अगर मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, क्या करूं, स्क्वायर करूं, तो आपको के स्क्वायर क्या मिलेगा, करो इसका स्क्वायर, इट्स योर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, यही मिलेगा। क्या ये वर्ड यहां दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज योर डेल स्क्वायर ई प्लस योर के स्क्वायर ई इक्वल्स टू 0। सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज योर डेल स्क्वायर एच प्लस के स्क्वायर एच इक्वल्स टू 0। मैं सोचता हूं कि शायद यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहां पे गाइडेड इलेक्ट्रो या वेव गाइड का मैं कोई भी रूल यहां पे नहीं लेके आया हूं, सिर्फ मैंने वो बताया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो जरा ध्यान से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये मैक्सवेल की इक्वेशन थी, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी मोड में लिखा। ये मैक्सवेल की इक्वेशन थी, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी मोड में लिखा। परफेक्ट है। इन इक्वेशंस के बाद में हम लोगों ने वेव इक्वेशन डेवलप की थी, कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी थी। इनको जब फ्रीक्वेंसी मोड में लिखा तो ये कुछ ऐसा बना। इस वर्ड को मैंने के नंबर से, वेव नंबर से मैंने इसको डिफाइन कर दिया और मेरे को फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह की मिली है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी है बेटा, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन। मतलब ये था आपका टीईएम मोड की इक्वेशन, ठीक है। ये आपका परफेक्ट किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। किसकी है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक वेव की इक्वेशन है। मैं अभी गाइड और अनगाइडेड पे नहीं गया हूं, आप टीईएम को भी मत समझो अभी, ठीक है। आप परफेक्ट ये समझो कि ये किसकी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन हम लोगों ने एक डेवलप करके हम ले आए हैं। अब समझते हैं अच्छे से आगे की कहानियां। अब देखो, अब अगर मैं इसी इक्वेशंस को, अगर मैं इन्हीं इक्वेशंस में क्या करूं, कुछ तूफानी करूं, कुछ तोड़फोड़ करूं, ठीक है, तो कहानियां कैसी बनेगी उस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें से एक इक्वेशन को मैं पिक करता हूं, इसको हटा दो बेटा यहां से, ठीक है, ओके। प्रॉपर नोट्स बनाना, ध्यान से समझते हुए। देखो इसको मैं रिमूव कर देता हूं इधर से, परफेक्ट है। देखो भाई, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सर ये वेव मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है। वेव क्या करती है, वेव एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रेवल करती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन करना। क्या बोलते हैं, प्रोपोगेट करना। परफेक्ट है। मान लो सपोज दैट मैंने बोला कि ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that travel in the z डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है बेटा, z डायरेक्शन में। आप जानते हो आपके पास में 3 डायरेक्शन होती है, ठीक है, किसी भी तरीके से बना लो। मान लो z को इधर ले लिया, ये x हो गया, ये y हो गया, ओके। तो वेव आपकी इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, जा रही है। प्लस जेड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मैं लिखना चाहता हूं इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। मैंने लिखवाना आपको सिखाया था, याद है ना, सबको मैंने लिखवाना सिखाया था, ओके। अब देखो, अगर मैंने मान लो इधर कोई वेव जा रही है और उसकी मुझे क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखूंगा। देखो मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी, ध्यान से समझना कैसे लिख रहा हूं। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अगर वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। देखो कैसा होगा, समझते हैं। दैट इज योर, पहली बात तो सर जेड डायरेक्शन में जा रही है, परफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर आप किसी भी सिस्टम को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा रहे हो, मतलब आप एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, अगर आप 3 डायरेक्शंस में अगर किसी भी चीज को दिखा रहे हो तो हर डायरेक्शन में उसका कोई ना कोई कंपोनेंट हो सकता है। अब मैं बेसिक रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं, क्योंकि वो सिंपल चीजें थी, वो हम पढ़ चुके हैं, है ना, उतना नॉलेज हमें है। अब हम एक जनरल पढ़ रहे हैं कि कोई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, जेड डायरेक्शन में जा रही है, ये फिक्स है, ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है सर, इसका एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट हो सकता है, तो आई कैप से लिखूंगा, परफेक्ट है। एक्स डायरेक्शन में हो सकता है भाई, ठीक है ना। कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, जेड डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में, आप जानते हो ना वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, कि मान लो वेव जा रही है यूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूं, यूं चलती है,
जानते हो? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उनकी एक खास बात होती है, आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कि वो हमेशा जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करता है उसके कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब उस डायरेक्शन में उसका कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता है। जानते हो ना ये बात? बिल्कुल सही है कि अगर वो जेड डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जेड डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट पाया नहीं जाएगा। परफेक्ट है ना? अब समझ दो, देखो तो इट्स ई ऑफ एक्स है ना, मैं आगे सारी चीजें निकलवाऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। तो इट्स है जो ये होगा आई कैप डायरेक्शन में, ये एक्स और वाई का क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जे डायरेक्शन में भी कुछ हो सकता है, ई ऑफ वाई से लिख देता हूं, ये भी एक्स और वाई का प्रोडक्ट हो सकता है। के कैप मैं तो बोल रहा हूं नहीं होता है, लेकिन जनरल लेके चलते हैं, सही बात है, ओके। ई ऑफ जेड भी हो सकता है, एक्स कोमा वाई, ओके। और ई की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ जेड। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ प्रोपोगेशन, भाई आप जानते हो गामा क्या होता है, दैट इज योर नो। गामा क्या होता है? गामा होता है सर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जानते हैं अच्छे से, ओके। अगर आप लॉसेज की बात कर रहे हो तो गामा लेके चलो पूरा का पूरा, अगर आप लॉसेज की बात नहीं करते हो तो सिर्फ बीटा भी लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही बात है। अभी परफेक्ट लेके चलते हैं, आगे जाके लॉसलेस या विदाउट लॉस हम कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो दैट इज माई इक्वेशन, दिस इज द फिनोमिना, इट्स अ परफेक्टली क्लियर, सही बात है। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, प्रोपोगेशन प्लस जेड डायरेक्शन में है तो माइनस गामा जेड लिखा है मैंने साथ में, ये पूरा का पूरा फिनोमिना यहां पे आ चुका है। अब समझिए यहां पे दो तरह का बिहेवियर हो रहा है। सर वेव जारी है किसमें, जेड डायरेक्शन में, तो बेटा जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन करती है फील्ड का वो वाला कंपोनेंट कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट। और जिस डायरेक्शन में वेव नहीं प्रोपोगेट करती है, अगर मान लो जेड में जा रही है तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जेड के कैसा हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट कहलाते हैं उनको कहलाते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। कौन से कहलाते हैं बेटा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इसीलिए आप देखो नाम कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों आपकी परफेक्ट जो वेव की डायरेक्शन है उसके कैसे होने वाले हैं, परपेंडिकुलर होने वाले हैं, बिकॉज दैट इज योर ट्रांसवर्स फील्ड। समझ गए? होते थे कि नहीं होते थे? रिलेट करो, देखो नाम से रिलेट करो चीजें। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट वो होता है जो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। अब वेव किधर जा रही है, जेड डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई कैसे हुए, परपेंडिकुलर हुए, परफेक्ट है। मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के, कौन कौन सा बेटा, एक्स और वाई, इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं बोल सकता हूं ट्रांसवर्स फील्ड कंपोनेंट। समझ गए? तो ये फील्ड के कौन से कंपोनेंट है, ट्रांसवर्स। क्यों? बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, परफेक्ट है। ये जो है ये वेव की डायरेक्शन ही है सर, इसी डायरेक्शन में तो वेव जा रही है, जेड में ही, सही है। तो अगर मान लो वेव की डायरेक्शन में ही अगर कोई कंपोनेंट है, समझो चीज को, अगर मान लो वेव की डायरेक्शन में ही कोई कंपोनेंट है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट। समझ गए? क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, भाई उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट। अब देखो चीजों को ना ध्यान से समझो, यहां से एक वर्ड जो है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपके माइंड में तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो यहीं से क्लियर कर रहा हूं मैं, समझना, आगे जाके दोबारा आएगा, वापस से लिखूंगा, लेकिन यहीं से एक चीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? देखो अब मैं बार बार बात कर रहा था मोड की, कर रहा था, बाद में दोबारा लिखूंगा इस चीज को, लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो दो वर्ड लिखे हैं इनसे आपका क्या क्लियर होने वाला है। समझिए, देखो मैंने बोला था TEM मोड, पढ़ो जरा इसको, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो भी वेव के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो भी वेव के परपेंडिकुलर है। तो क्या वेव की डायरेक्शन में, समझना, वेव की
डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा क्या? होगा क्या? देखो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है, मतलब दोनों ही वेव की डायरेक्शन के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो क्या उसकी डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब अगर मान लो मैंने बोल दिया कि मान लो वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो इस मोड के लिए क्या होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा 0 और मैग्नेटिक फील्ड का जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है, दोनों ही वेव की डायरेक्शन के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। क्लियर हुई बात? सही बात है। अब देखो आगे चलो, अगर आप मान लो गाइडेड की बात करो, आपने बोल दिया टीई मोड, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकल, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आपकी वेव की डायरेक्शन के कैसा है? परपेंडिकुलर है। परफेक्ट है। तो वेव की डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट होगा? नहीं। अरे लिख दिया ना आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ट्रांसवर्स है भाई, वो हमेशा कैसा है? वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। परफेक्ट है। तो मतलब यहां पे आपका E ऑफ जेड जो होगा वो कैसा होगा? 0 होगा, अगर वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बता रहा है क्या? क्या मैग्नेटिक फील्ड की कोई इंफॉर्मेशन है क्या इस मोड में? ना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट कहीं भी हो सकते हैं। सही बात है। वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब आप बोलोगे सर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहे थे ना तो आपने ये बोला था कि ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे। सही बात है बेटा, हम वहां आइडियल की बात कर रहे थे, हम वहां बात कर रहे थे अनगाइडेड वेव की। किसकी बात कर रहे थे? अनगाइडेड वेव, जो एक आइडियल होता है, एक परफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है। सही है। लेकिन यहां तो हम गाइडेड की बात कर रहे हैं, यहां तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? मिक्सअप कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया ट्रांसवर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी हो सकता है सर, है तो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो टीई मोड के लिए ये तो फिक्स है, ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो टीईएम मोड हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो ये हो गया टीई मोड। देखो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकल, बड़ा सिंपल है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक की, तो आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है। परफेक्ट है। तो एच ऑफ जेड क्या है? 0 है। ई ऑफ जेड 0 नहीं होगा। ओके। फिर आता है कौन सा? हाइब्रिड। किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई पता नहीं। जब किसी का कोई पता ही नहीं तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि वो केस हो गया जहां मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी 0 नहीं है। अब कौन सा कंपोनेंट? जो वेव की डायरेक्शन में है, मतलब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट की। समझ में आया? समझ में आई बात? देखो यहां से एक बात तो माइंड में फिट कर लो। क्या कर लो? एक ही इंसान है जो वेव को डिफाइन करता है कि ये गाइडेड है या अनगाइडेड है। अब वो इंसान कौन है? देखो जितने भी मोड है यहां पे मैंने क्या लिखा है? ई जेड एच जेड, ई जेड एच जेड। अब ये जेड क्या है? वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, और वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन होता है? लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। समझ गए? तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ही वो कंपोनेंट है जो ये बताएगा कि वेव गाइडेड है या अनगाइडेड है या कौन से मोड में है। तो हमारे लिए वेव गाइड में सबसे इंपॉर्टेंट मोड कौन सा है? ये वाला। सही बात है। हमें क्या पता होगा? लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट पता होगा। भाई अगर मान लो एग्जामिनर बोलेगा कि टीई मोड है, सही है, तो कैसे बताएगा कि टीई मोड है? वो क्या करेगा? वो इसकी वैल्यू दे देगा आपको, एच ऑफ जेड की। मान लो उसने बोल दिया कि जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन कर रही है, तो भाई एच ऑफ जेड की वैल्यू देगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि टीई मोड है। सही बात है। अगर इसकी वैल्यू 0 दे दी है और इसकी भी 0 दे दी तो हमें अपने आप पता लग जाएगा टीईएम मोड है। परफेक्ट है ना। तो मोड का पता कहां से लगेगा? इन वर्ड्स से पता लगेगा। क्या यहां तक सबके क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है? यहां तक पूरा क्लियर है? परफेक्ट है एकदम। ओके आगे चलें। इनको हटा दूं मैं सबको, ठीक है ना? हाँ इसको मैं हटा देता हूं। आई होप आपके मोड्स क्लियर हो गए होंगे। ओके अब देखो जरा कहानी। ठीक है आई होप आपकी ठीक है। ओके इसकी कैलकुलेशन ठीक है ना अपन अगली क्लास में ट्रांसफर कर देते हैं, यहां से उठा के लिखूंगा मैं सीधा। ठीक है ओके
तो अदरवाइज ये लंबी हो जाएगी थोड़ी, यहाँ से उठा के सीधा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, थैंक यू। ओके।